बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा था, बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद। उसके राज में रियाया बहुत खुश थी। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। हर तरफ अमन अमान था। राजा के एक ही बेटा था, बड़ी मिन्नत मुरादों का, बड़ा लाडला। बादशाह ने लाडले बेटे की कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। राजकुमार भी यूं तो बहुत समझदार, नेक और हर फन में माहिर था, लेकिन बेजा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की जिद कर लेता, उसे हासिल करके ही रहता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। फौजी और दूसरे शिकारी पीछे रह गए। राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ बहुत आगे निकल आया। उसे बड़ी प्यास लग रही थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला ये धोबियों का मोहल्ला था। चारों तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक मकान की तरफ उठी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार देखता ही रह गए। ऐसा हुस्न तो उसने कभी नहीं देखा था। लगता था आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। घटाओं जैसे काले लंबे बालों के बीच में चांद सा चेहरा चमक रहा था। नागेहा लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वो फौरन ही दोपट्टे में अपने आप को छुपाकर नीचे उतर गई। राजकुमार को जैसे होश सा आ गया। इतने में उसके साथी और नौकर चाकर वहां आ गए और मजबूरन राजकुमार को वापस महल आना पड़ा। उसकी आंखों में से वो मोहनी सूरत हटती ही नहीं थी। अपने खास मुलाजिम को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ वो एक धोबी का घर था और वो धोबी की लड़की थी। राजकुमार तो अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ गया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना जान दे दूंगा। 3 हटें मशहूर हैं, बालहट, राजहट और त्रियाहट। यहाँ बालहट भी थी और राजहट भी। राजा को पता चला तो सोच में पड़ गया। लाडले बेटे की कभी कोई बात नहीं टाली थी, लेकिन यह बात और ही थी। राज्य की होने वाली रानी एक धोबी की बेटी बने, ये उसे किस तरह गवारा नहीं था। दूसरी तरफ बेटे की जिद से भी वाकिफ था। प्रधानमंत्री को बुलाकर मशवरा किया। प्रधानमंत्री बहुत ही अक्लमंद, वफादार और जहांदीदा आदमी थे। उन्होंने सलाह दी, इस वक्त रोकना मुनासिब नहीं है, आप उन्हें मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है, 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से कोई राजकुमारी ब्याह लाइए। यूं भी राज्य महाराजाओं की तो कई कई रानियां होती हैं, पड़ी रहेगी ये भी एक कोने में। बात राजा की समझ में आ गई। राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और ख्वाहिश देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन हम किसी तरह भी शरीक नहीं होंगे और ना ही कोई शाही ताम झाम होगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। राजकुमार को तो दिली मुराद भर आई। उसे यूं भी धोबी के घर शाही बारात ले जाने का कोई शौक नहीं था। उसने फौरन आदमी भेजकर धोबी को बुलाया। दोनों मियाँ बीवी डरते कांपते पहुंचे कि न जाने क्या गलती हो गई कि राजकुमार ने बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरन तैयारियां करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबन फूले नहीं समाएंगे, राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे तो उन्होंने उन्हें इज्जत दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, यह तो हमारी धन्य भाग कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो हम इस धोबी को इज्जत अफजाई कर रहे हैं और ये हमारे राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि पूछकर बताएगा, लेकिन दिल का मामला था इसलिए बर्दाश्त कर गया। अलबत्ता धोबी से कह दिया कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है, इनकार की सूरत में तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में सड़ा दूंगा। वो दोनों जैसे डरते कांपते आए थे ऐसे ही वापस चले गए। घर जाकर उन्होंने लड़की से कहा कि राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुमने ना कर दी तो हम जान से जाएंगे। लड़की बोली, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिए कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के पास गया और लड़की का पैगाम पहुंचा दिया। दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं राजकुमार गुस्से में सर तन से अलग ही न कर दे। धोबी की बेटी और यह हिम्मत कि राजकुमार के आगे शर्तें रखे। राजकुमार को भी
पहले तो बड़ा गुस्सा आया, चाहा कि तलवार से धोबी का काम तमाम कर दे, लेकिन फिर एक तो दिल की लगी, दूसरे तजस्सुस हुआ कि देखें ये धोबी की लड़की क्या शर्त रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचे। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी माँ और बीवी रहते थे। ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और बोली, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाया करूंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा यह क्या बात हुई, लेकिन फिर ख्याल आया सब कहने की बातें हैं, एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर कुठिया में कौन आता है। राजकुमार बोला, मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को हंसी आ गई, शादी है क्या मजाक है। सोचा सब कुछ हो जाएगा बाद में। बोला, चलो यह भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा यह भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि कुछ खाए पिए नहीं। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की ने कहा, चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा सब बकवास है, एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर ब्याहने गया और निकाह पढ़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। वो आई और राजकुमार के कमरे में बिस्तर पर बैठने के बजाय पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। राजकुमार भी चुपचाप आकर एक तरफ बैठ गए। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू ब्याह कर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शरीक नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की मुंह चढ़ी बांदी का नीच थी। वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो बजा आवरी करूं। शाम हुई तो बांदी ने आकर इतला दी कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह सुबह उन्हीं कपड़ों में उसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर न कुछ खाया न पिया, न हिली न जुली, पत्थर के बुत की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर होश व हवास, इज्जत सब दांव पर लगा दी थी, उस चेहरे की झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग बातें बनाते, राजा रानी भी रूठे हुए थे। राजकुमार की जिंदगी से खेल तमाशे, सैर व शिकार, तफरीह सब खत्म हो गई। एक दिन उसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले आना उसे शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, शहजादे, सच्ची बात यह है कि वो हमारी बेटी ही नहीं। एक दिन हमारे घर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारे कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी को उसकी मनमोहनी सूरत भा गई। हमने उसको आसरा दिया। हमारे घर में ऊपर धुले कपड़े रखने का एक कमरा है, उसने कहा वो ऊपर रहेगी। हमने कमरा खाली कर दिया। उसके साथ उसकी एक सखी भी आ गई। दोनों ऊपर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है। वो बेचारी इसी में खुश थी। हमें उसने कसम दे दी थी कि किसी को भी इस बारे में कुछ न बताए। इसलिए जब आपने शादी की बात की तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। कवर, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्शी करें। धोबी तो चला गया और राजकुमार अजब शशो पंज में मुब्तला हो गया। करे तो क्या करे, दिल हर तरफ से उचाट हो चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बगैर महल से निकल खड़ा हुआ। बस अपनी राजदार बांदी को बताया कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आऊँ। मेरे पिताजी, माताजी या कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना विदेश की यात्रा पर गए हैं। बांदी का दिल राजकुमार की हालत देख देख कर बहुत दुखता था। उसने भी सोचा चलो अच्छा है, कुछ दिन इस नरक से तो छूटेंगे। राजकुमार का दिल दुनिया से ही उठ चुका था। वो हिमालय पहाड़ की तरफ निकल गए। महीनों उधर इधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए कोई गुफा गार तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी नजर आई।
डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा कि बहुत बूढ़े बुजुर्ग आलती पालती मारे बैठे हैं। आंखें बंद हैं, दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए हैं। तमाम जिस्म पर और पलकों पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें गज लंबी बत्ती जल चुकी है और गज भर अभी और बाकी है। उन्हें देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वो भी उनके चरणों के पास बैठ गए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वो अल्लाह ताला की याद में गुम थे। राजकुमार वही रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, बुजुर्ग के हाथ पांव धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़ लाता और उनसे अपना पेट भर लेता। 1 महीने के बाद बुजुर्ग ने आंखें खोली तो राजकुमार को सामने हाथ जोड़े बैठा पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाया, उनके हाथ पांव दबाए। बुजुर्ग बोले, बच्चा, तू राजपालिक है। इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम? राजकुमार बोला, महाराज, जब आप ये जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किसके लिए मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापसी का दिल नहीं चाहता। बुजुर्ग बोले, बच्चा, योगियों जोगियों से कुछ छुपा नहीं है। तूने बड़ी गलती की जो इस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे निराश नहीं करेंगे। ले ये राख ले जा। जब उसे अपने माथे पर मले तो तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा। शाम को जब वो कन्या घर जाए तो तू ये राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे आप ही पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। बुजुर्ग ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांध कर रख लिया और बुजुर्ग को सलाम करके चल दिया। कई दिन का सफर तय करके वापस अपने महल में पहुंचा तो इस हाल में के कपड़े फट गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में उस कुर्सी पर बैठी थी। बांदी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। राजकुमार कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी बराबर आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक है। आज राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से गुसल किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने बांदी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? बांदी ने बताया कि उसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया था। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब यह घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो बांदी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर बुजुर्ग की दी हुई राख मली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आया और बांदी से बोला, आज मैं इसी कमरे में सोऊंगा। जब वह धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ाया है, मैं उठता क्यों नहीं हूं। मैं जो ना बताना चाहूं उसे भी जिद कर करके पूछना। बांदी समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो बांदी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। उठिए ना कंवर, उठिए, देखिए कितना दिन चढ़ा है। अब तो बहू साहब भी आ गए। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो बांदी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, मेरा सपना तोड़ दिया तूने। बांदी खुशामद करने लगी, बताइए ना कंवर, क्या सपना देख रहे थे, बताइए ना। पहले तो राजकुमार टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहां से गई तो मैं भी उसके साथ साथ चला। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। बांदी बोली, आप और उनके साथ बैठ गए? अरे कंवर, क्यों बातें करते हैं, आपको पास तो आने नहीं देती, या आप कैसे उनके साथ बैठ गए? अरे बांदी, सच थोड़ी है, सपना है ना, सपने में। अच्छा फिर क्या हुआ? बांदी ने पूछा। फिर क्या होना था, मैं जोर जोर से गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ी पान को डांट रही थी कि आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी पान बेचारा बोला, राजकुमारी, मैं तो रोज जैसे चलाता हूँ वैसे ही चला रहा हूँ। खैर जैसे तैसे धोबी का घर आ गए। ये धोबी की लड़की धोबी धोबन के पास तो जरा नहीं रुकी, सीधी जीने चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मैं भी उसके साथ कमरे में आ गया। क्या सजा सजाया कमरा था, लगता ही नहीं था कि धोबी का घर है। सोने चांदी का छपर खट बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी,
राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरत से सजा हुआ था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। बांदी बोली, आप और उनके कमरे में बैठ गए? क्यों बातें करते हैं कंवर? अरे सच थोड़ी बांदी, सपने में। अच्छा अच्छा बताइए, फिर क्या हुआ आपके सपने में? बांदी ने पूछा। होना क्या था? राजकुमार बोला, उस धोबी की लड़की ने ये साड़ी जो साल भर से पहन कर आ रही है, ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो, और अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, बांदी हमाम तैयार है। बांदी ने जवाब दिया, हाँ कुमारी, गर्म पानी तैयार है। यह हमाम में घुसी तो मैं भी उसके साथ घुस गया। बांदी फिर बोली, आप कंवर, आप उनके साथ हमाम में घुस गए? क्यों बेवकूफ बनाते हैं कंवर, ऐसा कहीं हो सकता है? उफ हो बांदी, तू तो सब सच समझती जाती है। मैं तो सपने की बात कर रहा था। चल अब नहीं सुनाता तुझे अपना सपना। राजकुमार रूठा। सुनाइए ना कंवर, सुनाइए, अब नहीं बोलूंगी। बांदी ने कान पकड़े। राजकुमार ने कहना शुरू किया। बस फिर क्या था, उसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छा हमाम नहीं लिया, लाओ मैं भी नहा लूं। ये एक कटोरा भरकर डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। उसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। उसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, बांदी आज इतना कम पानी क्यों रखा है? नौकरानी ने कहा, कुमारी मैंने तो उतना ही पानी रखा है कितना रोज रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वो एक बाल्टी और लाई, वो भी मैंने खत्म कर लिया। फिर तीसरी बार उसने पानी मंगाया। कर जैसे तैसे ये हमाम से निकली, उसने नौकरानी को आवाज लगाई, फौरन खाना ला, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर उसके सामने परोस दिए। मैंने सोचा लाओ आज मैं भी उसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। ये एक निवाला खाती, मैं 4 निवाले खा जाता। उसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। उसने फिर नौकरानी को डांट पिलाई, बांदी क्या है आज, तू क्या कर रही है? इतना सा खाना रखा था, मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान बोली, कुमारी मैंने उतना ही खाना अपने लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिए। लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर है। लगता है राजकुमार ने आपसे बातचीत की है। उस पर यह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो मुझे कभी नहीं छू सकता। सुना तूने? उस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन दिल ही दिल में हैरान हो रही थी कि माजरा क्या है। फिर आसमान से उसके लिए जोड़ा आया। उसने कपड़े बदले, नौकरानी ने उसका श्रृंगार किया, बाल बाल मोती पिरोए। बस क्या बताऊं क्या लग रही थी। ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मेली साड़ी में आकर बैठ जाती है, पन सवर कर ये आकर छत पर खड़ी हो गई। रात 12 बजे आसमान से एक उड़न खटोला आकर उतरा और ये उस पर बैठ गई। मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी पलंग का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। बांदी से इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा रुख उनकी तरफ फेर लिया था। बांदी पूछने लगी, फिर क्या हुआ कंवर? कंवर बोला, बस सपना खत्म हो गया। बांदी जिद करने लगी, सुनाइए ना कंवर, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो उड़न खटोला तो ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते इंद्रलोक में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र की सभा सजी हुई थी। एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं बैठी थी। यह पहुंची तो सबने उठकर उसे सम्मान दिया जैसे यह कहीं की राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की वहां अप्सराओं की रानी थी। थोड़ी देर में राजा इंद्र पधारे और नाच रंग की महफिल जमी। सारी अप्सराएं नाची। सबसे आखिर में इसके नाचने का नंबर आया। ये नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा अगर आज मैंने उसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबलची से कहा, लाओ भैया तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबलची बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर ऊँघने लगा। मैंने वो तबला बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि समा बन गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल उसे इनाम में दिया। उसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबलची की तरफ उछाल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार ने कंखियों से उसे देखा और बांदी को इशारा किया। बांदी जिद करने लगी, दिखाइए कंवर दिखाइए, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा था। राजकुमार बोला, ए बांदी सच थोड़ी है, वो तो सपने में था। सपने की चीज कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन बांदी ने
जबरदस्ती कंवर की जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाल लिया। कहीं यही तो वो रुमाल नहीं था? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गए। धोबी की लड़की का घूंघट छोटा हो गया, वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा थी। बादी ने फिर जिद की, सुनाइए कंवर, फिर क्या हुआ? कंवर बोला, होना क्या था, राजा इंद्र ने उसे दोबारा नाच पेश करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला, जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया उतना ही अच्छा ये नाची। आपके राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी उसे इनाम में दी। उसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबलची के पास डाल दी। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। बांदी फिर जिद करने लगी, दिखाइए कंवर, हमें भी दिखाइए वो कैसी अंगूठी थी। राजकुमार बोला, बांदी तू मूर्ख है। अब एक चीज सही हो गई इत्तेफाक से तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बातें सच हो गई। लेकिन बांदी नहीं मानी और राजकुमार की जेब से वो अंगूठी निकाल ही ली और पूछा, कंवर क्या यही अंगूठी थी? कंवर बोला, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई? बांदी ने इशारा किया। धोबन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और बांदी ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। बांदी ने पूछा, फिर क्या हुआ कंवर? राजकुमार ने बोला, हुआ यूं कि नाच का तीसरा और आखिरी दौर शुरू हुआ। मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और यह भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे इंद्रलोक में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र उठकर खड़े हो गए और अपने गले से सच्चे मोतियों की माला उतारकर उसे इनाम में दी। माला भी उसने झुक कर ली, सबको दिखाई और तबलची के पास रखवा दी। वो भी मैंने लेकर जेब में डाली। सुबह होने वाली थी। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और यह भी भागकर उड़न खटोले पर बैठी। जल्दी में अपने इनाम भी तबलची से नहीं लिए। सोचा होगा कल ले लेगी, उसे क्या पता कि वो तो सब मेरे पास थे। उसका उड़न खटोला उड़ा और फिर मैं उसके पाए से लटक कर नीचे आ गया। बस यही तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। बांदी बोली, अच्छा अब हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे बांदी वो सपना था, हार मेरे पास कहां से आए? लेकिन बांदी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, कंवर अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं, इंद्रलोक की अप्सरा हूं। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। इंद्रलोक में मुझसे ज्यादा अच्छी और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार बर्खास्त करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहा। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया कि राजा से कहना दया नाम की कोई चीज भी उनके पास है या नहीं। यहां मैं दर्द से तड़प रही हूं और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेशा लाने वाले ने जाकर जूं का तू राजा से कह दिया। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बगोला हो गए। फौरन मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ा घमंड हो गया है तुझे अपने आप पर, जा मैं तुझे शाप देता हूं। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू अप्सरा है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू भी कभी इंद्रलोक वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपने शाप तो वापस नहीं ले सकता। हाँ इतना जरूर है, तुझे रोज रात को उड़न खटोला भेजकर इंद्रलोक बुलवा लिया जाएगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना होगा। मेरे पर नोचे गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी बांदी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन मेरे भाग्य में तो आपकी सेवा लिखी थी। कल मेरे अज्ञातवास का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख मिल जाते और मैं वापस इंद्रलोक चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता नहीं चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गए, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। राजकुमार अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी की और खुशियां मनाई। अल्लाह ने जैसे राजकुमार के दिल की मुराद पूरी की, ऐसे सबकी मुरादें पूरी करें। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।